जय हिंद कमांडो। मैं आपके सामने आज फिर लेकर आया हूं नए क्वेश्चन और मैं लाइव क्लास लेके आया हूं आपके सामने। और इस क्लास में हम सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे, सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। और सामान्य ज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसके सबसे ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं और नए नए क्वेश्चन रोज डेली आपके सामने बनते हैं। तो उसको महत्व देते हुए मैं आपके सामने आज 25 क्वेश्चन फिर से नए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों पर जरा ध्यान से गौर कीजिए, ठीक है। और अगर आप इन पे अच्छे से फोकस करते हैं, अभी इन क्वेश्चन पे आप अच्छे से फोकस करते हैं और भविष्य में इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने बनेगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं होगा। तो ना देरी करते हुए जल्दी से हम बढ़ेंगे क्वेश्चनों की तरफ। जैसे कि पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के बारे में, रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में आपको डिटेल्स आसानी से मिल जाएगी। आप हमारी लिंक पर जाइए, वहां पर नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको जल्दी से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ओएमआर सीट के बारे में जैसे कि आपको रोज बताया जाता है कि ओएमआर सीट किस टाइप से भरना है, तो ओएमआर सीट में कभी भी ये गड़बड़ ना करें, गलत पे कोई निशान लगाने की जरूरत नहीं है। काला जो गोला बना हुआ है उसे आधा ना भरे। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि ये जो गोला है इसको आधा काला ना भरे, फिर कुछ भी ऐसे ना चित्रे या फिर राइट लाकर आगे ना बढ़े, क्योंकि ये जो गोला भरने की सही विधि है, ये जो गोला भरा हुआ ये बिल्कुल सही है। और एक ही लाइन में दो गोले ना भरे, अन्यथा आपकी जो ओएमआर सीट है वह रिजेक्ट हो जाएगी। तो जल्दी से देरी ना करते हुए बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन आया है 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि 1857 क्रांति जो थी उसके लिए क्या चिन्ह निश्चित किया गया था। कमल एवं चपाती, कमल एवं गदा, कमल एवं गुलाब, चपाती एवं तलवार। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इससे पहले क्या हुआ था, 1857 की क्रांति का जो पहली बार जो बिगल बजाया था, इसकी जो शुरुआत करी थी स्वतंत्रता संग्राम, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, इसकी जो शुरुआत करी थी मंगल पांडे जी ने, इसकी मेरठ से शुरुआत की थी। इसमें क्या हुआ था, चर्बी वाले कारतूस जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती थी, उस कारण से इसकी शुरुआत हो गई थी। इससे पहले भारतीयों पर लगातार अत्याचार हो रहे थे। उन अत्याचार को देखते हुए भारत में हर जगह कहीं न कहीं इस क्रांति की बहुत ज़्यादा आवश्यक थी, इसलिए यह क्रांति होना बहुत ज़्यादा आवश्यक भी थी। पर यह क्रांति असफल होने का कारण इसमें कुछ अपवाद रहे थे। जैसे ज़्यादा उम्र का शाह आलम द्वितीय जो 81 साल का जो राजा बनाया गया था, जिसे 81 मतलब जिसकी एज है वो राजा बन रहा है, तो बताइए आप कैसे उसमें जीत पाएंगे। इसके अलावा इसमें अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप से युद्ध किया जा, मतलब इसमें कोई सामंजस्य नहीं था, जहां से युद्ध करना था वहां से शुरू कर दिया। अगर ये सारा सिस्टमेटिक अगर होता तो उस समय ही भारत आजाद हो जाता। तो इसका जो क्या हुआ था, वो 1857 की क्रांति में जैसे सबसे पहले मंगल पांडे जी को क्या हुआ था, इसमें फांसी दे दी गई थी, वो भी इसके 10 दिन पहले, मतलब अप्रैल 1857 में इन्हें यह फांसी दे दी गई थी। और इस कारण से इस जो संग्राम ने भयंकर क्रांति का रूप धारण किया और हर जगह, दिल्ली, आगरा, उसके झांसी, मतलब हर जगह से कहीं ना कहीं भारत के हर क्षेत्र से क्रांति हो रही थी और हर जगह इसका प्रभाव पड़ा। इससे अंग्रेज प्रभावित हुए और उन्हें पता चला कि यार नहीं, थोड़ा सा डरना जरूरी, पर वो अलग अलग जगह से होने के कारण यह मतलब हम इसमें सफल नहीं हो पाए। तो इसका जो सही आंसर, जो भी कमांडोस मुझे पंकज, असलम, प्रेम, महेश, असलम जी बिल्कुल सी बता रहे हैं, कमल और गुलाब यह इसका सही आंसर नहीं है, कमल और चपाती इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो भी कमांडोस तुक्का लगा रहे हैं वो मुझे समझ आ जाता है, क्योंकि अगर जो सही दिशा में पढ़ रहा है उसका आंसर सही आ ही जाता है कहीं से भी। तो कमल और चपाती को हर स्टेट में हर जगह फैला, मतलब एक खिलता हुआ कमल और रोटी हर जगह बताया गया और फैलाया गया था। जल्दी से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। तो ये वही बात है 1930 की। कौन थे ये, HN बेल्सफोर्ड, बे मिलर, जी स्लोकोम्ब, जेम्स पीटर्सबर्ग।
ऐसे अटपटे आपके सामने नाम आते हैं तो आपके दिमाग में शायद जल्दी से आता होगा कि कोई भी तुक्का लगा दे और इसका जल्दी से आंसर दे दे। तो इसका आंसर भी हम सोच समझ कर दे सकते हैं, क्योंकि यह 1930 में दांडी मार्च यात्रा चली थी। यह लगभग 24 दिन तक चली थी। 24 दिन तक लगातार यह कितने दिन चले थे? लगभग 258 दिन तक, 258 किलोमीटर, सॉरी 258 किलोमीटर, और इतने दिन तक लगातार ये चले थे। और इन्होंने दांडी नमक सुबह 6:30 बजे नमक तोड़ सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो इसमें एक अंग्रेज शासक इनके साथ था जिसने इनका साथ दिया था। यह कुल मिलाकर 78 लोग थे। इन सब में गांधी जी और इनके साथ सभी सत्याग्रह के लिए गए थे। और इसमें ही सरोजनी नायडू भी इनके साथ में ही थी। तो इसका जो सही आंसर, जो मुझे कमांडो सी आंसर बता रहे हैं पंकज, विजय कुशवाहा, यस नहीं, इसका जो सही आंसर है वेब मिलर इसका सही आंसर है। जल्दी से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोद प्रथा, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, विलियम बेंटिंग। जल्दी से कमांडो मुझे आंसर दीजिए। उम्मीद करूंगा कि गोद प्रथा में आपको समझाना चाहूंगा कि पहले जो राजा हुआ करते थे वह परंपरागत राजा बनते थे। तो उन राजाओं की यहाँ पर कुछ कंडीशन में संतान नहीं होती थी, तो वह गोद प्रथा के थ्रू अपने किसी बच्चे को गोद लिया जाता था और उसे राजा के पद पर बिठा दिया जाता था। तो उस गोद प्रथा को बंद किसने किया था? तो क्या लॉर्ड वेलेस्ली ने करा था, लॉर्ड डलहौजी ने करा था, लॉर्ड हार्डिंग ने करा था, या विलियम बेंटिंग ने करा था? जैसे लॉर्ड डलहौजी के बारे में बार बार बताता हूं मैं आपको, इन्होंने 1853 में ट्रेन व्यवस्था, डाक व्यवस्था शुरुआत की थी। वेलेस्ली के बारे में कुछ खास नहीं है। बाकी विलियम बेंटिंग के बारे में इन्होंने भी राजनीतिक और धार्मिक कार्यों के लिए ये बहुत ज्यादा सामने आए थे। उसके बाद सिविल सेवा में भी इनका बहुत बड़ा मतलब अपने हस्तक्षेप रहे थे। मतलब कई इन्होंने चीजें करवाई थी। तो यह जो मतलब ये बंद करवाने का एक मुख्य कारण यह रहा था कि जो परंपरागत जो राजा बन रहे हैं वो राजा ना बने। तो ये भी किसने करवाया था? विलियम बेंटिंग ने। यह प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में सामने आए थे और इनका जो शासनकाल था 1828 से 1835 रहा था। और इसी समय जो सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाई थी राजा राम मोहन राय जी द्वारा, वो भी इनके ही शासनकाल में लगाई थी। तो बढ़ेंगे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? यहां पर एक व्यक्ति है जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जिनको ये कहा है कि यह हिंदू मुस्लिम का एकता दूत है। तो ये किस व्यक्ति ने कहा? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, या अरुणा असफ अली? जल्दी से कमांडो मुझे बताइए। तो क्या सरोजनी नायडू ने? सरोजनी नायडू को जिसे बताया जाता है कि पहली राज्यपाल भी यही थी और इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। और एनी बेसेंट की बात करें तो यह एनी बेसेंट पहली राज्यपाल रही थी और यह पहली प्रधानमंत्री के रूप में उभरकर सामने आई थी। तो आपके सामने दो ऑप्शन हटा देते हैं, अमृत कौर और अरुणा असफ अली हटा देते हैं, तो आपके सामने सिर्फ दो ऑप्शन बनते हैं। जल्दी मुझे आंसर बताइए। राजबाबू साहब, असलम, आर्मी बॉय, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आर्मी बॉय तो बिल्कुल वो वाली गोलियां खाकर बैठे हैं कि मैं किसी भी कंडीशन में सारे आंसर सही दूंगा। तो मुझे आपके जो आंसर है वो पसंद आते हैं और आप इसी तरह अगर आप आंसर देते हो तो एग्जाम में पक्का बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का है। और इनको देखकर जो दूसरे मोटिवेट होते हैं और ज्यादा टाइम तक पढ़ते हैं उनका भी सिलेक्शन पक्का है। तो जल्दी से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ कमांडो, जल्दी से बताइए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, एनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज, या हिकेटियस? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए मुझे कि जो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस की बात करें तो यह इतिहास का पिता कहा जाता है। यह इतिहास का पिता कहा जाता है। जी कमांडोज मुझे ए आंसर बता रहे हैं जो गलत है। हाँ सोनू बता रहे हैं हिकेटियस। तो जहां तक कि जो भी आंसर डी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो इसका जो डी आंसर आ रहा है हिकेटियस वह बिल्कुल सही है। इरेटोस्थनीज की बात करें सर्वप्रथम जो स्थल है वो सारे भागों से घिरा हुआ है, सागरों से घिरा हुआ है।
और इसे ही क्या कहते हैं, भूगोल। जिसे भूगोल के बारे में आपको सभी को पता है। तो जो इरेटोस्थनीज के बारे में बता रहा था मैं कि इरेटोस्थनीज ने क्या करा था, सबसे पहले पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर झुकी हुई है यह पता लगाया था, और इसके अलावा यह सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है यह इन्होंने एग्जैक्ट बता दिया था। तो यह किसने बताया था, इरेटोस्थनीज ने। तो इसका जो सही आंसर जो भूगोल का जनक बता रहे हैं वह बिल्कुल सही, हिकेटियस सही बता रहे हैं जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो लगभग 28.1 दिन, लगभग 30.2 दिन, लगभग 27.3 दिन, लगभग 28.3 दिन। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। बताना चाहूंगा कि जो पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा देती है। यह क्वेश्चन ऐसा है जो सभी पर बन जाएगा, सभी पर बन जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को भी आप ध्यान में रखिए, इन क्वेश्चनों को भी आप ध्यान में रखिए जल्दी से। तो ये जो पृथ्वी जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, कितने दिन में लगाती है? ये लगा देती है 365 दिन में। तो आपसे पूछा है, आर्मी बॉय बता रहे हैं 27.3 और सी आंसर भी बता रहे हैं कुछ कमांडोस। जो कमांडोस सी आंसर बता रहे हैं और 27.3 बता रहे हैं वह बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। पता, और एक चीज आपको पता हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कमांडो चंद्रमा बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील के बारे में बात हुई है, तो क्या विक्टोरिया है, न्यास है और टांगानिका है या चाड है? अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने है और यहाँ की सबसे बड़ी झील और विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की तीसरी बड़ी झील है। चांद, जय भवानी चांद बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। विक्टोरिया झील यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, सबसे बड़ी झील है और 68,870 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह झील 3 देशों में जुड़ी हुई है, जिसमें युगांडा, कीनिया और तंजानिया से जुड़ी हुई है। और इस झील की एक विशेषता और है, जैसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा होती है, वैसे ही विषुवत रेखा पर यह झील बनी हुई है। तो कमांडोस आपके सामने अगर पूछा जाए कि विषुवत रेखा पर कौन सी झील बनी हुई, तो आपको दिमाग में जल्दी से आना चाहिए कि विक्टोरिया झील है। तो विक्टोरिया झील जो भी कमांडोस मुझे बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। कमलेश, सोनू, बिल्कुल फाइटिंग, मीठे पानी की झील है और ताजे पानी की झील भी है। जल्दी से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेनली जलप्रपात, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टेनली जलप्रपात, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? स्टेनली जलप्रपात जल्दी से बताइए मुझे। विक्टोरिया, न्यास, टांगानिका या चाड? जल्दी से बताइए कमांडोस, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है आपको इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका नाम है लुआलाबा। लुआलाब नदी पर यहां जलप्रपात बना हुआ है, जो कांगो का सहायक नदी है। और लुआ नदी जो पूर्व लोकतांत्रिक गणराज्य है, और इसे 7 स्टार भी कुछ बोलते हैं, 7 स्टार भी इसे कुछ कहते हैं। तो लुआलाब ये नदी है, इस पर यह स्टेनली जलप्रपात बना हुआ है। ये ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो लुआलाबा, जो कमांडो जिनके दिमाग में है कि लुआलाबा पर यह जलप्रपात बना है, तो वह बिल्कुल सही है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? जल्दी से कमांडो बताइए मुझे, मतलब कौन सा घिरा हुआ है? मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा? जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए मुझे। और इसमें अगर एक राज्य और जोड़ दें, असम, तो ये 5 राज्य पूरे के पूरे बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। असम, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये 5 राज्य किसको छूते हैं? बांग्लादेश की सीमा रेखा को छूते हैं। अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए कि 7 सिस्टर में से कौन से राज्य जो नहीं छूते या छूते हैं, तो आपके सामने 5 ऑप्शन ये रखे हैं कि ये 5 तो छूते हैं। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर कर दीजिए कि कौन सा राज्य जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है? बी,
GBRS बी बता रहे हैं मुझे, मेघालय नहीं, बिल्कुल सही आंसर नहीं है आपका, आप तुक्का लगा रहे हैं। तो और सही उत्तर जो इसका है त्रिपुरा है, जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी उत्तर दक्षिण और पश्चिम तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और लगभग 856 मीटर किलोमीटर क्षेत्र, मतलब किलोमीटर तरफ से यह घिरा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर जो त्रिपुरा, जो भी कमांडोज मुझे बता रहे हैं वह बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा को बांग्लादेश ने पूरी तरीके से घेर रखा है। जल्दी से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। यह नंगा पर्वत है, जो नौवां सबसे ऊंचा, विश्व का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे मतलब इस पर बहुत ज्यादा लोग मर जाते हैं, मतलब इस पे चढ़ते चढ़ते मर जाते हैं, इस कारण से इसे मतलब आत्मघात का पर्वत भी कहते हैं। और बताना चाहूंगा धोलावीरा जो है आपका 7वां पर्वत है, 7वां ऊंचा पर्वत है। और कंचनजंगा जो है वह कहां भारत में है, जो तीसरा है। अब आपके सामने पहला है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। एवरेस्ट पर्वत, सागर माथा या संस्कृति देवगिरी। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंचा शिखर पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,848 या कुछ जगह 50 बताई गई, वो भी सही है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जल्दी से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा, जल्दी से बताइए कमांडो। पिपली घाट दर्रा, जैसे कि यहां पर मैं आपको एक मैप बना देता हूं, तो आपको आसानी होगी कि पिपली घाट दर्रा किस जगह पर है। जल्दी से बताइए। राजपूत बॉय, असलम मंसूरी, कैलाश चंद्र, विजय कुशवाहा, गुड, शाबाश, आप सही जा रहे हो। और हाँ, अपन बात कर रहे थे पिपली घाट दर्रा कहाँ पर है, तो पिपली घाट दर्रा पश्चिम घाट में या पूर्वी घाट में, जैसे कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट आपको समझ में आ जाएगा। और विंध्याचल श्रेणी जो इस साइड है, यहाँ पर वाराणसी से लेकर गुजरात तक जो श्रेणी है उसे विंध्याचल श्रेणी कहते हैं। और अरावली श्रेणी के बारे में जैसे कि मैंने बताया था कि यह राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली है, तो यह किस श्रेणी में आती है? पिपली दर्रा अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की पश्चिम भाग में स्थित है। यह भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान के पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। तो जी अरावली पर्वत जो आ रहा है, जिन कमांडोज का आंसर वह बिल्कुल सही आ रहा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? जल्दी से कमांडो आंसर कीजिए मुझे। गोदावरी नदी है क्या, महानदी, माही नदी या कृष्णा नदी? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। गोदावरी के बारे में बताऊंगा कि यह दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप की, जैसे गंगा सबसे लंबी नदी है, उसी तरह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। उसके बाद दूसरी जो नदी है यहाँ दक्षिण भारत की लंबी नदी, वह कृष्णा नदी है। और महानदी के बारे में जैसे कि आपको पता है कि यहाँ उड़ीसा में बहती है और इस पर सबसे लंबा बांध बना हो, जिसे हीराकुंड बांध कहते हैं। और माही नदी के भी बारे में जैसे आपको पता है कि यहाँ कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत और नर्मदा, भारत की जो नर्मदा और ताप्ती, और इसके अलावा एक नदी और है जो आपके सामने है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, जो कि कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। इसका जो भी आंसर सी बता रहे हैं, माही नदी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के धार जिले में बहती है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोयना बांध स्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में? जल्दी से कमांडो आंसर कीजिए। गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में? कोयना बांध जो कोयना नदी पर बना है, कोयना नदी पर बना हुआ है, जो कि 1920 वाट जो मतलब ये बिजली का उत्पादन करता है, रोज इतना बिजली का उत्पादन करता है। और
वहां की उस राज्य की सरकार को देता है। तो कोयना बांध जो है महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक बांध है, यहाँ का सबसे बड़ा बांध है और कोयना नदी पर निर्मित एक लंबे कंक्रीट बांध है जो महाबलेश्वर सह्याद्री पर्वत में उगता है। यह सतना जिले के कोयना नगर में स्थित है। तो यह कहां पर है? कोयना जिले में ही स्थित है। जल्दी से इसका जो सही आंसर जो महाराष्ट्र बता रहे हैं मुझे जो भी कमांडोस, उदय सिंह साहब, विजय कुशवाहा, नितेश पाल जी तुक्का लगा रहे हैं, सी आंसर नहीं है इसका। इसका जो सही आंसर है वो महाराष्ट्र है। जल्दी से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागिन झील, जैसे कि मैंने झील के बारे में आपको पहले बताया था, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो क्या जम्मू कश्मीर में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है या उत्तराखंड में है? उत्तराखंड में, जैसे कि मैंने आपको ताल वाली ट्रिक दी थी कि यहाँ पर जितनी भी ताल वाली झील होगी वो यहीं पर है। जबकि भोजताल एक झील है, भोजताल एक झील है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए कि ताल मतलब अगर भोजताल आ गया तो कुछ अपनी प्रसिद्धि के कारण भी प्रसिद्ध होती है। और जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे नागनागिन के बारे में मैंने बताया कि नागनागिन से संबंधित जितनी भी झील आती है तो आप जल्दी से आंख बंद करके अगर जम्मू कश्मीर लगाते हैं इसका आंसर तो बिल्कुल सही है। यह जो झील नागिन झील है डल झील के जस्ट 6 किलोमीटर पास में है। नागिन झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में ही स्थित है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। अब यहाँ किस साइड से शुरू होती है? सबसे ज्यादा वर्षा कहां से शुरू होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से, या वापस होती है मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या सहानिक वर्षा से? जल्दी से मुझे इसका कमेंट करके बताइए कि यह कहां से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य स्रोत, जैसे कि बता दूं आपको कि विश्व में सबसे ज्यादा जो मानसून जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वह जो होती है कहां पर? भारत के मेघालय राज्य के मानसीरामपुर में होती है। लगभग 11,871 कितने इंच यहां बारिश होती है? दक्षिण पश्चिम आंसर बता रहे हैं मुझे आर्मी बॉय, दक्षिण पश्चिम मानसून बता रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया में सबसे ज्यादा नमी वाली जगह जो तौर पर गिनीज बुक मतलब जो ये है ना, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब प्रसिद्ध है ये सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो कहां पर होती है? मानसीराम में होती है। जो भी कमांडो इसका आंसर मुझे दक्षिण पश्चिम मानसून बता रहा है। सोनू चौहान उत्तर पूर्वी मानसून बता रहा है, आर्मी बॉय दक्षिण पश्चिम बता रहा है। इसका उत्तर पूर्वी मानसून जो है वह बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? वन सर्वेक्षण की बात आ गई है आपके सामने, तो 1981 में, 1983 में, 1985 में या 1988 में? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 1981, 1983, 1985 या 1988 में कब हुई थी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी? जल्दी से बताइए। वन की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा जो वन पाया जाता है भारत में तो वह मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। और विश्व की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वन पाया जाता है कहां पर? रूस में पाया जाता है। 1 जून 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण FAO और UNDP परियोजना सरकार द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1981 में। जल्दी से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है सबसे ज्यादा कहां? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें से सभी में किस जगह पर काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। राजपूत बॉय 1 जून 1981 बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिल्कुल वो क्वेश्चन आपके सामने से चला गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या सभी राज्यों में होती है? तो नजरिया तो कुछ ऐसा ही है कि मध्य प्रदेश में भी ज्यादा जगह काली मिट्टी है और गुजरात में भी है और महाराष्ट्र में भी है, पर यह पूछा गया है क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा किस राज्य में काली मिट्टी का विस्तार है? तो जिन कमांडोज का आंसर महाराष्ट्र आ रहा है वह बिल्कुल सही है। इस मिट्टी का मुख्यतः जो उपयोग किया जाता है वह कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है,
और इस यह काले रंग की होती है। टेटनीफेरस और मेग्रेटाइट जीवाश्म के कारण यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी मानी गई है, जो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कपास के अलावा यहाँ पर इसके अलावा जो जैसे कि दाल, चने वगैरह इनकी खेती के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। विशाल अरीदादा, विशाल राजपूत, बिल्कुल। जय भवानी ए आंसर बता रहे हैं मुझे महाराष्ट्र। जिन कमांडोज का आंसर महाराष्ट्र आ रहा है वह बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुआ नृत्य किस राज्य की जनजाति से संबंधित है? पिछली बार आपसे पूछा गया था, यहाँ पर जनजाति, ऊपर जनजाति दी गई थी और नीचे उसका नृत्य दिया गया था, तो वही मतलब उस टाइप से क्वेश्चन फिर से आपके सामने बनकर आया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सभी कमांडो से जल्दी से बन जाए। तो यह शुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो बेगा, मड़िया, मुड़िया, मारिया या कोरकू? जल्दी से कमांडो बताइए। तो यह जो नृत्य है वह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, जो कि दीपावली के त्योहार के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। सुआ का मतलब होता है तोता, और तोता का मतलब होता है जैसे कि जो रटन विद्या होती ना, उसे बोलता है जैसा का तैसा तुरंत बोल देना। तो जल्दी से कमांडो मुझे बताइए, जैसे कि मैंने ये बता दिया आपको कि सुआ नृत्य जो कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, और कब होता है? तो दीपावली के दिन होता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे तो जल्दी से उन पर अपन फोकस करेंगे। तो यह जो कौन सी जाति करती है नृत्य, मतलब चलता, मतलब ये गाते भी है और नाचते भी साथ में। यह दिवाली के दिन ज्यादा उत्सव मनाया, यह ज्यादा मतलब वो इसलिए मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर बेगा बता रहे हैं वह बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। राजस्थान की राजधानी, जैसे कि आपको मैंने बता चुका हूं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सभी की राजधानी आप जो भी कमांडो पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में है उनसे एक ही निवेदन है कि मैं किसी भी कमांडो से अगर पोर्ट ब्लेयर भी पूछूंगा तो मुझे उसकी राजधानी जल्दी से आनी चाहिए। कि अगर मैंने लक्षद्वीप पूछा तो उसकी राजधानी आप पे बनना चाहिए। तो आपको जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सभी की राजधानी आपको मुंह जबानी तुआ या तोते जैसी याद होना चाहिए। तो इसकी सही राजधानी क्या? जयपुर है, उदयपुर है, भीलवाड़ा या जोधपुर है? जिन कमांडोज का आंसर जयपुर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। जयपुर का दूसरा निक नेम मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मुझे तो पता है, आप बताइए मुझे। पिंक सिटी बता रहे हैं रोहित, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? जी हाँ, आपके सामने नौका दौड़ हो रही है। तो यह कहां पर होता है? बिहू, ओणम, पोंगल या नवरात्रि? बिहू जो असम का राजकीय पर्व है, ओणम जो है केरल में मनाया जाता है ज्यादा चाव के साथ, और पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। और हमारे गुजराती भाई नवरात्रि में डांडिया तो बहुत खेलते ही है, जैसे कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा कमांडो गुजरात से जो डांडिया खेलते हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं डांडिया खेलने के बहाने। जल्दी से बताइए मुझे, जैसे कि मैंने बताया इनके बारे में। अरुणामुला नौका दौड़ भारत के दक्षिण पश्चिम राज्य के, मतलब केरल में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्राचीनतम है। ठीक है, और यह कब मनाते हैं? अगस्त और सितंबर माह में सबसे ज्यादा मनाते हैं, और ये भगवान कृष्ण और अर्जुन की स्मृति में यह उत्सव मनाया जाता है। तो जिन कमांडोज का आंसर ओणम आ रहा है वह बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थान फीफा का संबंध किस खेल की गतिविधि से है? क्या हॉकी से है, फुटबॉल से है, शतरंज से है या क्रिकेट से है? जल्दी से कमांडो मुझे इसका आंसर कीजिए, क्योंकि यह आंसर नॉर्मल है। फीफा जो है यह किससे संबंधित है? तो हॉकी, फुटबॉल, शतरंज या क्रिकेट से संबंधित है। जैसे फीफा के बारे में बताना चाहूंगा कि जो शुरुआत हुई थी जुलाई 1930 में, पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था, जो कि उरुग्वे देश में खेला गया था।
और उरुग्वे देश का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल ही है। बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि हर राष्ट्र की राजधानी, वहां का राष्ट्रीय खेल, वहां की मुद्रा, इन चीजों पर आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए। जिन कमांडोज का आंसर बी आ रहा है वह बिल्कुल सही बता रहे हैं। बी आंसर वाले कमांडोज बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। रोहित, राजपूत और यस, अनिल, यस राजपूत, गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जैसे फुटबॉल के बारे में बताना चाहूंगा, फीफा का फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यह क्या है? एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन फुटबॉल का एक अंतरराष्ट्रीय महासंघ है जो फ्रांसीस नाम से प्रसिद्ध है, जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से जानते हैं। तो फीफा का फुल फॉर्म भी आपके सामने अगर पूछ लिया जाए तो आपको जल्दी से क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में कि इसका नाम जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देरी ना करते हुए। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये साई का फुल फॉर्म है। यह भी ध्यान में रखिए कि आपसे पूछ लिया है कि साई का फुल फॉर्म क्या है, SAI का फुल फॉर्म क्या है, तो आपके सामने फट से आ जाना चाहिए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फट से आ जाना चाहिए। और इसका हिंदी नाम क्या है? तो यहाँ लिखा है भारतीय खेल प्राधिकरण। यह चीजें आपके दिमाग में जल्दी से क्लिक हो जाना चाहिए क्योंकि यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1974 में हुई थी इसकी स्थापना, 1978 में हुई थी, या 1921 में हुई थी, या 1984 में हुई थी? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि इसकी इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो इसका जो मुख्यालय बताना चाहूंगा कि इसका जो मुख्यालय वहां दिल्ली में है। इसकी जो पहली बैठक जो हुई थी, जो यहाँ पे जो खिलाड़ी थे उनके कोच और भारत की जो व्यवस्था, जो भारत की सरकार है उनके मध्य यह एक बैठक हुई थी। और उसको देखते हुए इन्होंने यह निर्णय लिया कि एक खिलाड़ी की इसकी अथॉरिटी साई की स्थापना की जानी चाहिए। और इनका जो राष्ट्रीय भत्ता है, इनके खानपान और राष्ट्रीय भत्ते को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई थी। तो यह जो व्यवस्था जो बनाई गई थी 1984 में यह व्यवस्था बना दी गई थी। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसका प्रतीक है? 5 महाद्वीपों का, 5 महासागरों का, 5 राष्ट्रों का, या 5 खेलों के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो भी कमांडोस खिलाड़ी है, लगभग सभी कमांडो खिलाड़ी है, तो सभी खिलाड़ियों से मैं यही इस क्वेश्चन की उम्मीद करता हूं कि सभी का आंसर आपसे आए। मैं तो बताऊंगा ही सही। ओलंपिक खेलों की शुरुआत, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी शुरुआत 1896 में एथेंस शहर के ओलंपिया जगह से हुई थी, इसलिए उसका नाम ओलंपिक शहर रखा गया था। ओलंपिक खेल में जो 5 छल्ले होते हैं वह, जैसे यह काय के लिए है, नीला जो है, सॉरी पीला जो है एशिया के लिए है, काला जो है अफ्रीका के लिए है, अफ्रीका के लिए है, और इसकी बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया के लिए है, यह USA अमेरिका के लिए है। और नीले की अगर बात करें तो यह जो छल्ला है, आप मुझे बताइए कि यह छल्ला किसके लिए है? तो यह जो छल्ला है यह यूरोप के लिए है। हाँ, तो ओलंपिक खेलों का चिन्ह आपस में 5 देशों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसकी जो इन छल्लों को जो शुरुआत करा था वो किसने करा था? पियरे डी कबूर्तनी ने इसका डिजाइन किया था। ठीक है, और जिन्हें आधुनिक गेम्स का सह संस्थापक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? जी हाँ, ये क्रिकेट स्टेडियम जो आप देख रहे हो ये लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम है। तो यह कहां पर है आपसे ये पूछा गया, तो नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या मुंबई? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि यह स्टेडियम कहां पर है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या मुंबई? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ए, टी, विशाल, नितिन, राजपूत, रोहित, विजय, विशाल, बलवंत, गुड, शाबाश। आप लगभग कुछ कमांडोस तुक्का लगा रहे हैं, जैसे राज पीडी न्यू दिल्ली बता रहे हैं, तो न्यू दिल्ली इसका सही आंसर
नहीं है। इसका जो सही आंसर है वहां हैदराबाद इसका सही आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो कहां पर, किस शहर में स्थित है, तो यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। यहाँ का ये एक प्रमुख मैदानी खेल है। इस स्टेडियम में फतेह मैदान के रूप, पहले इसे फतेह मैदान स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंकज अडवाणी, फिर आपके सामने नाम आ गया है पंकज अडवाणी जी का। ये पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है, गोल्फ से, स्नूकर या बिलियर्ड्स या बी और सी दोनों से। यूपीएससी के एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, बी और सी, डी और ए, इस टाइप से पूछते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी हमारी तैयारी इतनी ठोस होना चाहिए कि हम इसके अलावा किसी भी एग्जाम को दें तो उसमें हमारा सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। तो हमें यहाँ जो समय मिलता है उस समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और उस पढ़ाई से हम यह चीज़ हासिल कर लें कि अगर हमारे सामने किसी भी टाइप का एग्ज़ाम जल्दी आ जाए तो हम उसे जल्दी से कवर करें और उस एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। वैसे जैसे कि हमारा लक्ष्य इंडियन आर्मी है तो इंडियन आर्मी से भटके नहीं, पर अगर उस बीच अगर कोई एग्ज़ाम आती है और आप इंटरेस्टेड हो तो वो एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। तो जी हाँ, इसका आंसर जल्दी से बताइए मुझे, इसका सही आंसर क्या है। तो पंकज अडवाणी जी पंकज अडवाणी जो खेलते हैं वो स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों खेलते हैं। 2009 में इन्होंने पहला विश्व चैंपियनशिप बिलियर्ड्स विश्व चैंपियनशिप जीता था और इन्होंने इनकी लाइफ में लगातार पहला जो स्वर्ण जो जीता था इन्होंने वो 2009 में ही जीत लिया था और इन्होंने 2021 तक 24 स्वर्ण अभी तक जीत चुके हैं। बिलियर्ड्स चैंपियन है ये और स्नूकर भी खेलते हैं पंकज अडवाणी जी। तो ये जो था अपना आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो जैसे कि आज के जो क्वेश्चन थे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और इन क्वेश्चन पे आप अगर फिर से एक बार काम करते हैं तो यह क्वेश्चन आपको तीसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, पर अगर इसको फिर समय निकाल के अगर एक बार और आप पढ़ लेते हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन 3 टाइम पढ़ते हैं, लगातार 3 टाइम पढ़ लेते हैं, जैसे आज पढ़ा, आज के परसों पढ़ा और उसके बाद एक बार हफ्ते में एक बार पढ़ लिया, फिर महीने में एक बार पढ़ लिया, तो वह क्वेश्चन आप कभी भूल नहीं पाते, क्योंकि जो चीज़ आपने देखी है, पढ़ी है या सुनी है तो वह चीज़ आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि नियम है पढ़ा लिखा सुना और सुना लिखा पढ़ा। अगर आपने ये नियम आपने आपकी लाइफ में अपना लिया तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। यश राजावत, राजपूत, जय भवानी, विजय कुशवाहा, सुभाष, बलवंत, उदय, लालू और साहब सिंह, बिल्कुल जय हिंद सभी को। और इसी तरह मेरे साथ आप बने और हर क्वेश्चन पे अपन ऐसे काम करेंगे कि वह क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं बन ही जाएंगे। और इस टाइप पे अगर आपके सामने क्वेश्चन आया तो हम उस क्वेश्चन के सिर पे गोली मारकर वो नंबर जो है वो हमारी जेब में रख लेंगे और वो नंबर रखने से होगा ये कि हमारा सिलेक्शन फिक्स है। तो विदा लेता हूँ, जय हिंद।